आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और अभिनंदन है आपका। आज के विशेष सेशन के दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं उन महिलाओं से जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ विशेष प्रकार के कार्य जो है किए हैं देश के लिए। अगर बात की जाए देश की, तो देश में जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं इन लोगों ने लॉन्च की है। एक आत्मनिर्भर और आत्म स्वावलंबन की ओर बढ़ते हुए कदम के साथ में स्वागत करते हैं रजनी जी का। और साथ में मैडम आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। शुभ नाम मैडम आपका? रश्मि मिश्रा, सीईओ ऑफ इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन। इंस्पायरिंग इंडिया वुमेन। जी। जी मैडम, जानना चाहूंगा अभी तक के जो जिस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं, उन योगदान की एक बार आप अपनी जो है रूपरेखा बता दीजिए कि क्या क्या कार्य आपने किए हैं, किस प्रकार के कार्य आपने आयोजित किए हैं और क्या क्या आपके आगे की भविष्य की योजनाएं हैं। जी मैम। नमस्कार आवाज बोल के सब दर्शकों को। और मैं यहाँ पे 2000 बात की थी, और फिर हम वहाँ से अपॉर्चुनिटी लेके आना स्त्रियों को ताकि वो आगे बढ़ सके। वो आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, थोड़ा सा तेज बोले। अच्छा। अभी सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा ये हो जाते हो साथ। अब ओके। तो 2016 से हमने यूके में शुरुआत की, और तब से लेके आज तक हमने कई औरतों को और कई ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान किए, जहाँ से वो अपने कोई टैलेंट दिखा सके या फिर अपने ये पैसे कमा सके, स्वावलंबी हो सके, तो एक दूसरे से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि आज के जमाने में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, और हमारा बहुत बड़ा काम है कि एक दूसरे से और दुनिया भर की औरतें को जोड़ना। स्पेशली ब्रिटिश इंडियन से हमने शुरुआत की थी, इंडियन वेमेन से, और उनको हमने एक दूसरे से जोड़ा, क्योंकि यूपी में मौसम भी ऐसा रहता है और काम भी ऐसे नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हमारा हम उस गैप को हमने भरा और लोगों को एक दूसरे के पास लेके आए, जोड़ा, और ताकि सीख सके, एक दूसरे के साथ मदद कर सके, सपोर्ट कर सके और आगे बढ़ सके। और किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर बच्चों का हो इश्यूज, या फिर समाज में कैसे अपने को खुश रखने का, वेलबींग, डिप्रेशन, कुछ भी क्षेत्र में, जैसे हमने से शुरुआत की है कोविड के समय, हम हर दिन वेबिनार कर रहे थे। हम हर औरतों को एक मदद बता रहे थे कि 7 बजे शाम को यूके टाइम हमारा वेबिनार शुरू हो जाता था। किसी न किसी टॉपिक पे हर एक जो भी स्त्रियां हैं तो घर से कुछ बात कर सकती थी, और या फिर कुछ सजेशन, उपाय दे सकती थी। सब कोविड में हर दिन हमने काम किया, और हर आपको हमारे यूट्यूब के सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे सारे वेबिनार्स के। और दूसरा हमारा हमने 2000 का फंड रेज भी किया, इसको हमने इंडिया में यूज किया FCRA अकाउंट के थ्रू, जहाँ पे हमने मजदूरों को खाना खिलाया, होमलेस पीपल। लॉकडाउन के समय हम हॉस्पिटल के बाद भी जाके हमने खाने के पैकेट बांटे हैं, हॉस्पिटल्स में हमने सामान दिया। एक फैमिली दिल्ली में थी, उसको हमने 250 पाउंड दिए उनको सपोर्ट करने के लिए। और बल्गेरिया में एक फैमिली थी, जिसके हस्बैंड कोविड से पीड़ित, कुछ बच्चों के लिए सहारा चाहिए था, उनको 200 पाउंड दिया। ऐसा भी करके हमने यूक्रेन क्राइसिस में भी हमने अंडर गारमेंट्स के लिए, लेडीज के लिए हमने पैसे भेजे थ्रू एन NGO, पोलैंड में भेजे थे। और सबके प्रमाण हमारे पास, सर्टिफिकेट और रिसीट सब है। और इंडिया में हम 2 साल से कार्यरत हैं। हम साइमल्टेनियसली दोनों जगह काम कर रहे हैं, यूके एंड इंडिया। इंडिया में हमारा मकसद है कि औरतों को इम्पोर्टेंस बताएं, दिए दें कि स्वावलंबी होगे तभी आत्मसम्मान बढ़ेगा। तो सम्मान के लिए स्वावलंबन जरूरी है। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो तो आपकी वो इज्जत नहीं करेगा या करेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मल्टीटास्किंग करना और एक और कुछ कमाने की कोशिश करना, जिसके लिए हम
अभी तो क्योंकि हमारी शुरुआत है, 2 ही साल हुए हैं, तो अभी हमने एक सिलाई मशीन खरीदी है। अंडर प्रिविलेज को फ्री में सिलाई सिखाने के लिए कमरा की व्यवस्था हो रही है। सांता क्रूज ईस्ट पे टीचर भी हमने रेडी किया है। और हम सोचते हैं कि शुरुआत भले एक दो स्टूडेंट से हो, बट कुछ तो हो। और इस उनको हम कुछ कला बनाना, जैसे पर्स, बैग्स, एक टीचर मिली है हमें जो कि ये सब बनाती है, तो मोटिवेट। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने चला रहे हैं, ये योजनाएं जो आप चला रहे हैं, इन योजनाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा या आपके खुद की जो राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा कोई फंडिंग होती है, या आपके खुद की जो है लाइजनिंग से इन चीजों को जो है सुचारू रूप से संचालित किया जाता है? अभी हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, ना ही यूके ना ही इंडिया। हम कोशिश करते हैं कि स्पॉन्सरशिप, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम होता है यूके में तो हम स्पॉन्सर्स इनवाइट करते हैं। वो स्पॉन्सर्स अगर हमें 100 पाउंड भी देते हैं, तो वो 100 पाउंड से हम इंडिया में बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर रक्षाबंधन में, इस साल नहीं, लास्ट ईयर रक्षाबंधन में हमने साड़ियां बांटी थी किन्नरों को, ट्रांसजेंडर्स को। और हमने मतलब हमारे लिए वो अगर 50 पाउंड में मिल जाए यूके में, तो हम वो इधर उसके उससे बहुत काम कर पाते हैं। मैं मतलब अभी कोई फंडिंग कहीं भी नहीं है, स्पॉन्सर्स एंड डोनेशन से मैनेज कर रहे हैं। हमने इंडिया में कोशिश की थी, हमारे को कांटेक्ट लोग करते हैं फंडिंग के लिए एंड ऑल, लेकिन कुछ थोड़ा समझ नहीं आता है यहाँ पे। लोग तो कहते हैं कि 3 साल के बाद ही फंडिंग हो सकती है, क्योंकि हम 2 ही साल हुआ है, तो अभी तो होना मुश्किल है। बट बहुत कंपनीज है, थोड़ा डूबियस भी लगता है कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो अभी हमने कोई कोशिश नहीं कर पाए हैं फंडिंग के लिए। बट थोड़ा थोड़ा यूके का पैसा इधर ट्रांसफर करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट, वो भी एफसीआरए अकाउंट है एक, है गुजरात का, उसके थ्रू। और हम उससे हम यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर देते हैं जो भी है, तो मैनेज हो जाता है। क्योंकि हमारे यूके में बहुत ही एक्टिव है हम, हमें यूके में हमारी प्रेजेंस बहुत बड़ी है। हम हाई कमीशन की मदद करते हैं, हाई कमीशन हमें सपोर्ट करते हैं हमारे। तो और दूसरा, वहाँ पे हमारे 2-3 एमपीज हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं पार्लियामेंट के। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम्स, मतलब हम हमें हमें पहचान मिल चुकी है, जिसकी वजह से काफी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से उनसे सपोर्ट मांगते हैं और स्पॉन्सरशिप मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं। और कभी कभी हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी खुल के हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि हमारे को ये जैसे सिलाई मशीन खरीदना था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, तो हमने ग्रुप में डाला है, तो सबने, किसी ने 10 पाउंड, किसी ने 100 पाउंड, ऐसे से मतलब डोनेशन आ जाते हैं मेंबर्स से, जब कोई हम जरूरत को वहां सामने रखते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। लेडीज मतलब दे देती हैं, 5 पाउंड भी दे देती हैं, तो भी हमारे सिटी में कुछ अमाउंट आ जाता है। और हमने अभी जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड मेंसुरेशन डे में सैनिटरी पैड्स बांटे, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहा। वो भी हमने, किसी कोई स्त्री थी, वो घर में सैनिटरी पैड्स बनाती थी, उसको हमने रोजगार दिया, उसको हमने पैसे दिए, और उससे सैनिटरी पैड्स लेके हमने फ्री में स्लम एरिया में सैनिटरी पैड्स बांटे। तो हम इस तरह से हमारा मैनेज हो जाता है। हाँ, थोड़ा बड़े पैमाने में कुछ काम करने के लिए फंडिंग तो चाहिए ही, लेकिन हम उसके लिए हम पहले मेहनत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, रजनी मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज के वर्तमान स्थिति के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है, ये बड़ी एक आश्चर्यजनक स्थिति है। घर की चार दीवारी में महिलाएं रहकर अपना कदम तो बढ़ाना चाहती है। देश में वैसे महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ चुकी है, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ चुके हैं वैसे महिलाएं भी आगे बढ़ चुकी है। पर समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या यहाँ खड़ी होती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उतने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रकार की संस्थाएं काम भी करती है, कई प्रकार के एनजीओ भी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात की जाती है तो वो बात यह है कि आज भी कच्ची बस्ती की अगर बात करें, मध्यम वर्गीय परिवारों की अगर बात करें, तो उनके अंदर महिलाएं जो है कहीं ना कहीं उनका आत्मसम्मान आज भी कमजोर है। आत्मनिर्भर की जो अगर बात की जाए तो वो आज भी जो है निर्भर नहीं है, क्योंकि जब बाजार में जब वो जाती है, मार्केट में जब वो निकलती है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं जब निकलती है, उसमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि शायद उन चुनौतियों का सामना आप भी कर रहे हैं।
तो उन चीजों के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी कौन सी पहल की गई है जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, संबल महसूस करें, और उन्हें यह एहसास हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में जो है और भी देश के और समाज के जो है कई लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जी रजनी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि आज की महिलाएं, हम जितना भी बोले कि महिलाएं चांद तक जा रही हैं या महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाधा है, अभी भी है हमारे समाज में। वो एक रेखा है महिलाओं के लिए, वो लक्ष्मण रेखा अभी भी है कि अगर एक मतलब हस्बैंड अगर जॉब के लिए दूसरे सिटी में उनको जाना पड़े तो वाइफ को भी अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड तो वाइफ के लिए कहीं रुकता नहीं है। तो हम मानसिकता पूरा पूरी अगर हम समाज को मतलब बदलने की कोशिश करें तो पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे बढ़ने का मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है, लेकिन अपने दायरे में रहकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और चुनौतियां तो हैं, बाजार में अगर हम निकलते हैं तो चुनौतियां तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चुनौतियों से डरकर घर के अंदर बैठे रहे। हमने 3-4 महीने पहले एक वेबिनार किया था जिसमें हमने महिला के सुरक्षा की बात की, और उनके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे भारत सरकार द्वारा, जो लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए बनाया गया है, हमने उन उन विषय पर हमने चर्चा की। और हमने लोगों को ये समझाया कि डर के आगे जीत है। अगर हम डर कर अंदर रहेंगे, घर के अंदर या चार दीवारी के अंदर रहेंगे, तो इसका समाधान कभी नहीं निकल सकता। किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में भी देखें तो महिलाएं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उन समस्याओं से जूझने के लिए भी हल है। तो उन हलों को अगर हमें मतलब निकालना है तो हमें बात करनी होगी। तो आईआईडब्ल्यू का हमेशा यही प्रयास रहा है कि हमेशा फिजिकली अगर हम किसी की मदद ना भी कर पाए तो हमारे वेबिनार्स के थ्रू हम लोगों को एक संदेश देते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम खड़े हैं। आपको सिर्फ पहल करनी है, बाकी आपके रास्ते में हम आपके साथ चलेंगे। तो आईआईडब्ल्यू एक बहुत महान संस्था है जिसमें 15,000 महिलाएं जुड़ी हैं, और हर एक महिला अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही है। आप अगर आईआईडब्ल्यू के प्रोफाइल देखोगे तो आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स से लेके जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, सभी लोग एक्टिव मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ महिलाओं को ऐसे मतलब बातों से प्रोत्साहन नहीं करती, वो कार्य क्षेत्र में भी रियल सोल्यूशन के साथ उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। आपने भी एक बात कही थी कि आपकी संस्थाओं के साथ डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये एक ऐसी महिलाएं हैं जो सक्षम और समर्थ है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कच्ची बस्ती में रहने वाली वो महिलाएं, कच्ची बस्ती में रहने वाली वो लड़कियां जिन्हें आज भी इंस्पायरेशन नहीं मिलती है, जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, यदि योजनाओं की बात करें, चाहे भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजनाएं, तो योजना उन लोगों तक पहुंचती भी नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि आत्मरक्षा की अगर बात की जाए तो आपने भी देखा होगा कि राज्य के अंदर या स्टेट के अंदर अभी तक आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, उनकी आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए ऐसी कोई योजना अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी संस्था के द्वारा ऐसे कौन से मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ढांचे और मूलभूत ऐसी कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई है जो कच्ची बस्ती महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करे और उन्हें एहसास हो कि हाँ, मैं भी चांद पे जा सकती हूँ। जी अ, इस प्रश्न का उत्तर रश्मि मैम अच्छे से दे सकेंगी, क्योंकि मुंबई में हाल ही में एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैम आप बोलना चाहोगे? हम लोग जो है है जो कई मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अब सुनाई दे रहा है? हाँ। तो हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? जी। हेलो। हाँ, तो जी। मुंबई में निर्भया स्क्वाड है हर पुलिस थाने में, तो उनके साथ हम मिलके हम ऐसे सेमिनार्स
आयोजित करते हैं। जैसे हमने मलाड में कुछ महीने पहले किया है एक टॉक, और जिसमें हम वुमेन को लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि हमें एक गांव गांव गली गली जाना पड़ेगा, और ये घर घरों में जाके हमें सबको इकट्ठा करके ये बात को पहुंचाना है। और ये इसमें इस प्रोजेक्ट पे हम सोच रहे हैं, विचार विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम इस ये जो हमने जो मलाड में किया वो हम गलियों और बस्तियों में करना चाहते हैं, और हम जल्द अभी ही योजनाओं के ऊपर काम चल रहा है। मेरा मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि योजनाओं पे काम चल रहा है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले बताया था कि बॉम्बे के अंदर आपने एक वेबिनार आपने किया है, तो मेरा सवाल ये है कि मैडम बॉम्बे के अलावा ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिन स्टेटों के अंदर अभी जो है आपकी संस्था जो है वो काम कर रही है? हमारी संस्था का दिल्ली चैप्टर है, गुवाहाटी चैप्टर है, और ये यूपी का चैप्टर है, बनारस इलाहाबाद, और हमारा ये चेन्नई चैप्टर है, अहमदाबाद चैप्टर है। ऐसे कई स्टेट्स में हम लॉन्च किए हुए हैं। और 3-4 महीने में कुछ ना कुछ प्रयोजन होता रहता है, बट सबसे ज्यादा एक्टिव गुवाहाटी चैप्टर विद रजनीशा एंड मुंबई चैप्टर है। और बाकी चैप्टर्स, अब बिहार चैप्टर भी है हमारा, डॉक्टर सानिया शर्मा लीड कर रही हैं। वहाँ भी हम कुछ कुछ काम किए हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम में डोनेशन देना और ये। लेकिन अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है तो सिर्फ गुवाहाटी और मुंबई, और बाकी जगह भी मतलब एक्टिव होना जरूरी है। वो अभी चल रहा है, अभी शुरुआत हुई है। और हम जरूर जोर शोर से सब जगह उतनी ही डेडिकेशन से काम करेंगे जितना हम मुंबई एंड गुवाहाटी में कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, रजनी मैडम, आपसे अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा। भारत सरकार की एक संस्था, भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक ऐसी योजना थी जिसके द्वारा भारत सरकार ने महिलाओं के लिए एक उचित कदम उठाए थे। लेकिन यदि आज भी स्थिति की अगर बात की जाए, भारत देश की अगर बात की जाए, चाहे मैं असम की बात करूं, चाहे राजस्थान की बात करूं, या गुजरात की बात करूं, या उत्तर प्रदेश की बात करूं, इन राज्यों के अंदर बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आज असफल होती दिखाई दे रही है। कारण क्या होता है कि आज भी बेटियों को उनके गर्भ के अंदर मार दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या हम कहते हैं। तो इन जैसी चीजों पे भारत सरकार ने एक्शन तो किया है, लेकिन ये एक्शन सफल नहीं हो पाए। मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजों के लिए एनसीसी जो चुनौती जो आज देश के सामने खड़ी हो रही है, बेटी को गर्भ में मारने की जो चुनौती आज देश में जो खड़ी हो रही है, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बेटियां कई बार जो है एक नवजात शिशु जिसे कहते हैं नाले के अंदर फेंक दी जाती, नाले के अंदर कचरों में फेंक दी जाती है। तो उसके लिए आपकी संस्था के द्वारा कोई ऐसी कोई पहल की गई, ऐसी कोई योजना बनाई गई है जिससे ये बेटियां सुरक्षित हो सके, उन्हें गर्भ में ना मारा जाए, और बेटी पढ़ाओ जैसी जो स्कीम है वो सफल हो सके? रंजी मैम। आईआईडब्ल्यू हमेशा ये कोशिश करती है कि कोई भी बेटी रुके ना, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बड़ी हो। हाँ, जो भ्रूण हत्या की बात की है वो एक बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए भारत सरकार के साथ साथ हॉस्पिटल्स और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है। उन्हें भी इस चीज को मतलब समझने की जरूरत है कि बेटियों को इस तरह से हत्या करना पाप है, और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जितना हक बेटों का है उतनी ही हक बेटियों का भी है। भारत सरकार ने 30% अभी बेटियों के लिए रिजर्वेशन किया है कि जितने भी संस्थाएं हैं वहां 30% महिलाएं होनी चाहिए। तो देखिए, एक रात में कुछ नहीं बदल सकता। हमें छोटी छोटी कोशिशें करती रहनी पड़ेंगी। पहल करनी और पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी। भारत सरकार के साथ हमने भी ये लोगों से अपील की है कि अपनी बेटियों की जो कला है उनको वो पहचाने, और बेटियों को भी साक्षर होने में वो मतलब आगे उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। और जितनी भी बेटियां हैं इस भारत देश में, हर एक बेटी एक बेटे के समान है, तो उनको कम ना सोचे। और धीरे धीरे, जैसे कि मैम ने बताया कि ये सिर्फ 2 ही साल हुए हैं इंडिया में, तो आगे हमारी कुछ योजनाएं हैं। तो आप हमसे हमारे साथ तो जुड़े हैं ही, आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं।
क्योंकि इतने शॉर्ट प्रोग्राम में सब कुछ रिवील करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी योजनाएं, प्लानिंग और प्रोग्राम से। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा। मैडम मैं आपसे अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सीईओ मैडम से पूछना चाहूंगा। मेरा अंतिम सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस सवाल की मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस सवाल को लेकर उसका जवाब देने के लिए आप एक अच्छे निर्णय का आप जवाब देंगे। अंतिम से मेरा सवाल यह है कि मैडम, भारत देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है, एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद में आज के समाज के अंदर वो बेटियां जो पढ़ने लिखने के बाद में जिनकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है, जो नाबालिग नहीं होती है, जिसे बालिग बोलते हैं, वो बच्चियां अपने माता पिता को दरकिनार करने के बाद में एक प्रेम प्रसंग के चक्रों में फंस जाती है और किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ में वो अपने घर छोड़कर भाग जाती है। थाने में मुकदमे चलते हैं, कोर्ट केस होते हैं, काफी चीजें सामने आती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हमें इस प्रकार की जो चुनौतियां जो है देश के अंदर, लड़की का भाग जाना मतलब घर का टूटना, परिवार का टूटना, समाज का टूटना टूटना और आशीष जी, आप म्यूट हो गए हैं। आशीष जी, आप म्यूट हो गए हैं। जी मैम। आप म्यूट हो गए थे। लास्ट फ्यू लाइंस मुझे सुनाई नहीं दिया, लास्ट फ्यू लाइन। मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी। मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा मैम, भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि हम एक माता पिता अपने बच्चों बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद में जब लड़की जब नाबालिग हो जाती है, माफी चाहूंगा, जब वह बालिग हो जाती है, 21 साल की उम्र जब आ जाती है, तो वह किसी प्रेम प्रसंग में फंसकर अपने माता पिता के घर को वो छोड़ देती है। या मैं यूं कहूं कि वह लड़कियां उन अज्ञात लड़कों के साथ में भाग जाती है, जिससे परिवार का मरण होता है, समाज का मरण होता है, और एक बाप का और माँ का भी मरण होता है, और परिवार का मरण भी हो जाता है। तो उन चीजों की रोकथाम के लिए हमने ऐसे कुछ सराहनीय कदम उठाए ताकि इन चीजों पर अंकुश लगाया जा सके। हाँ, तो ये बहुत ही इंडिविजुअल सा प्रश्न है, परिवार परिवार पर निर्भर करता है। जी हम बच्चे को बड़ा करते हैं, और वो रिलेशनशिप पेरेंट्स और चाइल्ड लड़की में कैसा होता है, क्योंकि भाग जाना वाली बात है, प्रेम होके भाग जाना, ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने पेरेंट्स से कैसा रिलेशन रखते हैं, कि आप उनको बताएं कि आपको इनसे, क्योंकि आप प्यार करते हो तो आपको बताना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल तो अरेंज मैरिजेस बहुत ही खत्म सी हो रही है, और पेरेंट्स को बताना, और आप एक्चुअली ये पेरेंटिंग का ही प्रश्न होगा ज्यादा, ताकि ये सिचुएशन ही ना आए कि भागना पड़े। और जहाँ तक ये है कि परिवार में बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही ये आज के डेट में घर को छोड़ के नौकरी के लिए या किसी और काम के लिए बाहर निकल ही जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि बेटी की ही विदाई होती, बेटी की भी विदाई होती है, लेकिन बेटियां जो है वो अगर पेरेंट्स को बताएं और साथ में रख के चले, तो ये सिचुएशन देखना ही ना पड़े। और बहुत ही ये सब्जेक्टिव का सवाल है, एक दूसरे सबके लिए कई मतलब ये तो शादी की बात है, और प्यार शादी की बात है, इसमें पेरेंट्स को अपने मतलब बात बताना, उनको शामिल करना कि मुझे ऐसे है और इस तरह से मुझे इसके साथ रहना है, इससे प्यार है, ये सब तो बात बताना पड़ेगा पेरेंट्स को। ये तभी होता है जब पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं या स्ट्रिक्ट होते हैं या दबाते हैं बेटियों को, और आगे कहीं आने जाने के लिए रोक लगाते हैं, तो ये सिचुएशन आती है कि आप बेटी ऐसा कदम ले लेती है। तो ये अपब्रिंगिंग पर है कि कैसे पेरेंट्स अपनी बेटियों को बड़ा करते हैं, और आप जितना ही पाबंदी लगाओगे उतना ही लड़कियां उस जंजाल को तोड़ने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, और जहाँ पे और बताते रहना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, और फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, ताकि पेरेंट्स
पेरेंट्स से बात वो कर सके खुल के कि मुझे क्या, उसको क्या पसंद है, उसको किस लड़के से के साथ रहना है। तो ये सब चीजें अपब्रिंगिंग और सोच और उस पे निर्भर करती है। और आई थिंक पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लड़कियों से, जो उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको दबा के रखते हैं, और अलग अलग बेटी और बेटों पे अलग तरह से ग्रोथ करते हैं, जो बड़ा 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 करते हैं। बेटों को सब छूट, बेटियों को कंट्रोल। ऐसे घरों में ये ज्यादा समस्या आती है। इसलिए दोनों तरफ फ्रीडम और कुछ करने की और कुछ आसमान छूने की, सबके लिए सपोर्ट करना, ये सब रहना चाहिए। तो शायद ऐसी नौबत ना आए कि भाग कर और परिवार तोड़कर और इस तरह से आ सके। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। और इंस्पायरिंग इंडियन एसोसिएशन जिस प्रकार से जो अहम मुद्दों को लेकर काम कर रहा है, जिस प्रकार से अहम मुद्दों के साथ में धरातल पर रहकर जो काम कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत देश की और भारत जैसे जो विकासशील जो हमारा देश है जो विकसित होने जा रहा है, इसी संकल्प को लेकर हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं को धरातल उतार कर आप एक अच्छा काम करें और इस देश का नाम एक बार पुनः सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ में आवाज न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आने वाले भविष्य के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं, हम लोग मिलकर देश के अंदर एक अच्छी आशा रखते हुए अपने दायित्व का और अपने कर्तव्यों का हम लोग निर्वहन करते रहेंगे। जय नारी शक्ति, जय महिला शक्ति, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।